स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये सेशन है साइंस का। बेसिकली ये सेशन जो होता है वो जूनियर सुपर टेट के लिए, लेकिन ये आप सभी जगह काम आएगा आपका जो सेशन है, क्योंकि ये SCRT बेस्ड सेशन है और SCRT और NCRT की बुक्स हमेशा ही कारगर साबित होती हैं सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 4 सेशन आ चुके हैं, तो ये 5वां सेशन है अपना। और इस सेशन में हम अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलेंगे जो जूनियर भर्ती के लिए मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब इस सेशन में हम बात करेंगे सजीव निर्जीव पदार्थ तथा जीव जगत के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो बात करते हैं सबसे पहले सजीव निर्जीव पदार्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं सजीव और निर्जीव पदार्थ क्या होते हैं। ये SCRT बुक है और इसमें चैप्टर नंबर 6 इकाई 6 जीव जगत। जीव जगत के बारे में जानते हैं। जीव जगत क्या है, सजीव निर्जीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं सजीव के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव के अंतर, कोशिका। तो ये जो वीडियो होगा, जो सेशन होगा, वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। पहले में हम जीव के बारे में जानेंगे और दूसरे में पादप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम जानते हैं सजीव क्या है, देखिए हमारे आसपास सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों ही रहती हैं। ठीक है, जैसे अगर सजीव की बात करें, जैसे मनुष्य, मैं खुद, कोई पशु, कोई पक्षी, पौधे, ये सभी किस में आते हैं, सजीव। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। ठीक है, तो सजीवों के लक्षण की बात करते हैं। इसमें सजीवों के लक्षण बताए गए। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है इसका, कि वे समस्त जीव या वे जीवधारी जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। या वे वस्तुएं जिनके अंदर वृद्धि, विकास, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या जैविक क्रियाएं होती हैं वे सब क्या कहलाती हैं, जीव कहलाती हैं। वहीं विपरीत अगर इसकी बात की जाए तो उनमें जिनमें वृद्धि ना हो, श्वसन ना हो, उत्सर्जन ना हो, संवेदनशीलता ना हो, वे सभी क्या कहलाएंगी, निर्जीव कहलाएंगी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को टच करता हूँ, खोलता हूँ, ओपन करता हूँ या इसको फेंक देता हूँ, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है और इसे अपनी वृद्धि के लिए किसी पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसका साइज है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये सजीव और निर्जीव में आपको अंतर समझ में आया किस तरीके से सजीव और। अब एक प्रमुख अंतर जो इसमें सबसे पहला लक्षण है पोषण। देखिए पोषण की बात करते हैं। अब हमें अपनी वृद्धि, अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा क्या कहलाती है, पोषण। ऊर्जा की मात्रा को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण। मनुष्यों की या जीवों की बात की जाए तो यह भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अब पौधों की बात की जाए तो पौधे भी क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और जब पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इसमें देखते हैं शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पौधों का बताया गया किस तरीके से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए पौधों के भोजन निर्माण में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, जल, ठीक है, ये सारी चीज़ें होना बेहद आवश्यक है। अब बने हुए भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, तना आदि पत्ती में संग्रहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब वे सभी पौधे जो खुद पोषण का निर्माण करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी। परपोषी कौन से जीव कहलाएंगे, जो स्वयंपोषी पदार्थों पर निर्भर हैं। जैसे मनुष्य का अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो मनुष्य निर्भर करता है पौधों पर, पौधों के द्वारा वो क्या करता है, ऊर्जा का ग्रहण करता है। ठीक है, स्वयंपोषी और परपोषी 2 प्रकार के जीव हमने यहाँ पे देखे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लक्षण की बात की जाए श्वसन। ठीक है, श्वसन की बात करते हैं। देखिए पौधों में श्वसन होता है, मनुष्यों में श्वसन होता है, जीवों में श्वसन होता है। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं इस सब में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया में सभी जीव जंतु तथा पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। जब ऊर्जा पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच जाती है शरीर के अंदर, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त हो जाती है और फेफड़ों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है।
अब भिन्न भिन्न प्राणियों में, इसके बाद देखते हैं, भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा, मनुष्य में के अगर श्वसन अंग की बात की जाए तो मनुष्य में क्या होता है, फेफड़ों द्वारा। मछली में गलफड़े द्वारा, पानी में रहने पर मेंढक में त्वचा के द्वारा, तथा जमीन पर रहने पर फेफड़ों द्वारा। तो ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस में जो श्वसन की क्रिया है किस तरीके से होती है। अब पौधों की बात की जाए, क्या पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पौधे कैसे हैं, सजीव हैं। जब सजीव है तो लक्षण क्या है, श्वसन। तो पौधों में भी श्वसन होता है, लेकिन ये श्वसन कैसा होता है, गैसीय आदान प्रदान। अब ये कहाँ पे होता है, पत्तियों में। जितना भी प्रमुख कार्य है पौधों का वो सब क्या होता है, पत्तियों में। भोजन निर्माण कहाँ पे होता है, पत्तियों में। श्वसन कहाँ पे होता है, पत्तियों में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए उत्सर्जन की, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीने का आना, मल प्रत्याग, ये सब क्या है, उत्सर्जन है। अब संवेदनशीलता की बात करते हैं। संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता में देखिए, आपने देखा होगा अचानक पटाखे की आवाज़ सुनने से पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम रिलेट किया गया है, किसी को टच करना कोई ध्वनि के द्वारा। तो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो अनुक्रिया होती हैं, किसी रिएक्शन के बाद जो अनुक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, संवेदनशीलता कहलाती है। निर्जीव वस्तुओं में कोई संवेदनशीलता नहीं होती। जैसे कि अगर बॉक्स रखा है, कोई बॉक्स रखा है, उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन सजीव जितने भी होते हैं उन्हें क्या होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, इनमें स्पर्श करना, छूना, ध्वनि, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श करें, आप देखेंगे स्पर्श करते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। अतः लाजवंती स्पर्श उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। मतलब वो अगर जैसे ही टच करते हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसी प्रकार कई फूल फल खिलते हैं, रात नानी रात में खिलती है तथा दिन में बंद हो जाती है। ठीक है, सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, वृद्धि। अब जैसा आप जानते हैं अगर कोई भी जो सजीव है वो सभी क्या होंगे, वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। परिपक्वता को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, और वृद्धि किसे कहेंगे, लगातार साइज में, मतलब संख्यात्मक जो वृद्धि होती है, संख्यात्मक बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे संख्यात्मक। ठीक है, विकास, यहाँ पे अगर हम विकास देखें तो विकास किसे कहेंगे, परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी की बात करते हैं। सभी जीव जो हैं सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन कई प्रकार से होता है। ठीक है, एक अंडे देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये सभी क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब निश्चित जीवन अवधि। अब जीवन अवधि की बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के जो सजीव हैं, जीव जंतु हैं या पौधे हैं, उनमें कितना कितना क्या होता है, जीवन अवधि है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर है इसमें, लेकिन ये आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की। जब मनुष्य की बात करते हैं तो सामान्य रूप से मनुष्य की जो जीवन अवधि है वो कितनी होती है, 60 से 70 वर्ष। ठीक है, 60 से 70 वर्ष क्या है, मनुष्य की जीवन अवधि है। वही उसके बाद चलते हैं बरगद के पेड़ की। तो बरगद के पेड़ की 100 से 200 वर्ष, कितनी है, 100 से 200 वर्ष। उसके बाद सिकोहा के पेड़ की बात करते हैं तो 300 से 400 वर्ष तक यह जीवित रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं घोड़े की, तो 30 से 40 वर्ष रहता है। हाथी की बात करें तो जीवन अवधि 70 से 90 वर्ष। ठीक है, चूहे की बात करें तो 4 से 5 वर्ष। तोते की बात करते हैं 14 से 15 वर्ष। कछुए की 120 से 150 वर्ष। ठीक है, इसके बाद करते हैं मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है, 1 दिन का। गेहूं के पौधे की बात की जाए सामान्य रूप से 4 से 5 महीने तक इसका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। बंदर 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ते की बात करिए 16 से 18 वर्ष तक क्या रहता है, कुत्ता जीवित रहता है। वहीं बात की जाए बिल्ली की, ठीक है, तो 25 से 30 वर्ष तक क्या रहती है, जीवित रहती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने अवधि देखी किस प्रकार से अन्य अन्य जीवों की क्या है, अवधि है। इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है कि हाथी की जीवन अवधि कितनी है, तोते की कितनी है। ठीक है, ये सभी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
और वहीं सजीव और निर्जीव में अंतर बताया गया है इसमें। जैसा आप जानते हैं इनमें पोषण होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आप आसानी से समझ भी चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें आगे दिया है कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। कोशिका की बात करते हैं। जैसे कोशिका आप समझिए जीवन की मूलभूत सबसे छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। छोटी से छोटी इकाई, जैसे अगर मैं दीवार का एग्जांपल लेता हूँ तो दीवार में सबसे छोटी क्या है? ईंट। तो ईंट क्या है? कोशिका। इसी प्रकार मानव शरीर जो निर्मित होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब जो छोटी से छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि अनवरत रहती हैं। जैसे मनुष्य जो क्रियाएं करता है, इसी प्रकार कोशिकाओं के अंदर भी क्या होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मानव शरीर में क्या होता है? एक कोशिका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट दिया कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लाइमेडोनस तथा जीवाणु, ये सभी क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब इसके बाद जीवाणु की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा सबसे छोटी जीवाणु की कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका तो किसकी है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। और सबसे बड़ी बात की जाएगी तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी है। अब सजीवों का वर्गीकरण किया है इसने। असंख्य, देखिए सबसे पहले बताएं सजीव बहुत सारे हैं, पशुओं में भी हैं, जीवों में भी हैं, दूसरी चीज़ पौधों में भी हैं। तो बहुत सारे सजीव पाए जाते हैं। इसी सुविधा के अनुसार जंतुओं का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। सजीवों का वर्गीकरण किया गया। जंतुओं के वर्गीकरण को सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पौधों के वर्गीकरण की बात करेंगे। आज जंतु जगत के बारे में बात करते हैं। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतुओं को वर्गीकृत करने के सबसे पहले तो तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? संरचना के आधार पर। दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। तीसरा प्रजनन विधि और चौथा निवास स्थान के आधार पर। चार प्रकार हुए। संरचना का आधार, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के द्वारा और वास स्थान यानी कि निवास स्थान के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं संरचना के आधार पर किस तरीके का उनका आकार है। उस आकार से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जी मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिन जंतुओं के शरीर में केवल एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। जिन जंतुओं के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ठीक है। वहीं जितने भी सारे जीव हैं, मेंढक, मनुष्य, कछुआ, जितने भी आप ले सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर बताया गया है कि किस तरीके से मेरुदंड को आप समझिए रीढ़ की हड्डी। ठीक है। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है एक प्रकार के वो, और जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है एक प्रकार के वो। दो प्रकार हुए। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अकशेरुकी जंतु। जो ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे कीड़े मकोड़े, ठीक है, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंगा आदि। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अकशेरुकी जंतुओं का चित्र निर्मित किया गया है। अब कशेरुकी जंतु जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मनुष्य, मछली, मेंढक, पक्षी, गाय, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कशेरुकी जंतुओं के। नेक्स्ट वर्गीकृत करते हैं इसको प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर जब देखते हैं तो अंडयोज तथा जरायु। जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंडयोज कहते हैं, तथा जरायु जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे स्तनधारी में आते हैं मनुष्य, चूहा, खरगोश। वहीं अंडज की बात की जाए तो मछली, मेंढक तथा छिपकली तथा अन्य पक्षी। ठीक है। बात करते हैं अब निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? देखिए हम अपने आसपास देखते हैं तो एक स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं तथा कुछ कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। उसी क्रम में इनको वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहला क्या है? जलीय जंतु। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली आदि। ठीक है। मछली हम
मगरमच्छ की बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मगरमच्छ दोनों ही कैटेगरी में आ जाता है, स्थल तथा जल। अब वायवीय जंतुओं की बात करें, अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय कहते हैं, जैसे पक्षी, गिद्ध। मोस्टली इसमें गिद्ध को ले सकते हैं, ज़्यादातर वो क्या करता है, घूमता रहता है हवा में। उसके बाद स्थलीय जीव, जितने भी सारे जीव हैं ज़्यादातर स्थलीय जीव पाए जाते हैं। समुद्र में भी बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं, स्थलीय जीवों को देखते हैं, स्थल पर रहने वाले। अब ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं, उन्हें उभयचल जंतु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उभयचल जंतु, जैसे मेंढक, कछुआ आदि, ठीक है। यहाँ जी हमने 4 प्रकार का वर्गीकरण देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सेशन था जिसमें हमने देखा जीव जगत, सजीव, निर्जीव, ठीक है, उनका वर्गीकरण, सजीव निर्जीव में अंतर, किस प्रकार सजीव जंतुओं को वर्गीकृत किया गया, जीवों को वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से पौधों का वर्गीकरण है और पौधों की क्या क्या क्रियाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा सेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच और पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।